तो खबरनामे की शुरुआत मुंबई की बड़ी खबर के साथ। नवाब मलिक की अदालती तहवील में तौसी कर दी गई। 20 मई तक तौसी कर दी गई है नवाब मलिक की अदालती तहवील में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गया है गिरफ्तार नवाब मलिक। तो ये खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है, जहां नवाब मलिक की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी गई है। दरअसल उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। नवाब मलिक की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी गई है। दरअसल उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और अब उनकी अदालती तहवील में 20 मई तक की तौसी कर दी गई है। तो ये खबर मुंबई से बेहद बड़ी खबर नवाब मलिक के मदाहों के लिए। उन्हें अदालती तहवील में 20 मई तक के लिए तौसी कर दी गई है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जमानत पर मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और आजम खान पर फैसला अब तक नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 173 दिन गुजर गए मगर अभी तक फैसला नहीं आया। ये इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो हम इसमें मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 11 मई को इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोवई बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। तो अब खबर जम्मू कश्मीर से। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरचन बटकूट इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हो गया। इलाके में ऑपरेशन जारी है। ये इलाका खनबल पहलगाम रोड पर वाक़ है। यहां से अगले माह से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है। हनुमान चालीसा तनाज़े मामले में राणा जोड़े को मशरूत जमानत देते हुए अदालत ने अहम तबसरा किया। अदालत के मुताबिक राणा जोड़े के खिलाफ दफा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करना गलत था। अदालत के इस तबसरे के बाद हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के बीच घमासान हो सकता है। बीजेपी ने अदालत के तबसरे पर महाविकास अघाड़ी पर हमला किया। न्यायपालिका ने स्वयं कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने राणा परिवार पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया है सरासर गलत है। क्या महाराष्ट्र सरकार के होश अब ठिकाने पे आए या नहीं आए? न्यायपालिका की ओर से पहली बार करारा तमाचा नहीं है। अतीत में भी ये तीनों दलों ने अहंकार के कारण कई सारे लोगों पर जुल्म ढाए हैं। आप सरकार चला रहे हो या लोगों पर जुल्म करने की फैक्ट्री चला रहे हो? राणा परिवार 10 दिन कारावास में था। उनको जिन यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी और उनके मतदाताओं की महाराष्ट्र की सरकार माफी कब मांगेंगे? इन तीनों दलों को देश की जनता की और राणा परिवार की माफी मांगनी होगी। ललितपुर में नाबालिग की इस्मत दरी के मामले में तहकीकात तेज हो गई है। लखनऊ और झांसी की फॉरेंसिक टीम ने पौली थाना के कमरे में जाकर करीब से मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। टीम अपने साथ कमरे से बेडशीट्स, चादरें, तकिए और कुछ दूसरे कपड़े ले गई। तफ्तीश के दौरान मुलजिम इंस्पेक्टर को भी थाने बुलाया गया था, जिसकी निशानदेही पर कमरे से कुछ नमूने लिए गए। टीम ने कमरे में मौजूद बेडशीट्स और कुछ दूसरे कपड़े फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं।
कर्म के मामले में सभी नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया है। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी है। लखनऊ और झांसी से आई फॉरेंसिक टीमों ने आरोपी इंस्पेक्टर के कमरे की गहन जांच पड़ताल की है। इस दौरान टीम अपने साथ बेडशीट, तकिया और चादर तक ले गई है। यहाँ तक कि थाने के पास ही स्थित एक चाय की दुकान के पटियों के भी सैंपल लिए गए हैं। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और इस मामले में अब किसी भी प्रकार की कमी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18, ललितपुर। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोरोना से हुई मुल्क में अमवात के हवाले से आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि WHO भी कांग्रेसी है जो सरकार की छवि खराब करना चाहता है। ख्याल है कि आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद की मौत हुई है। WHO की रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने खारिज कर दिया। आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ अफराद की अमवात हुई। आप याद रखिए, जहां तक WHO की मेथोडोलॉजी है, दैट वाज द मैथमेटिकल मॉड्यूल, मैथमेटिकल मॉडल है, उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं हैं। ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं है। अ वेरी रोबस्ट सिस्टम इज इन प्लेस as far as the registration of birth and death is concerned through the CRS, that is the Civil Registration System, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये 1969 के आप से चल रहा है। एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, RGI रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते हैं, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। इतने डाटा को नहीं मान के WHO अपना डाटा बनाती है, WHO अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया। भारतवर्ष में 17 राज्यों को लेकर WHO खुद मानती है कि वी हैव रिलाइड ऑन सम वेबसाइट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो डेटा है उन्होंने कुछ वेबसाइट से लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट से लिया है। आप सोचिए, जहां भारतवर्ष में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इतना रोबोस्ट सिस्टम है, उसको छोड़ करके आप मीडिया रिपोर्ट से डेटा लेते हैं और वेबसाइट से रिपोर्ट लेते हैं। क्या ये ऑथेंटिक है? इज दिस ऑथेंटिक? दूसरा बड़ा विषय है, खुद WHO मानती है कि भारतवर्ष को उन्होंने टायर 2 कंट्री में रखा है। मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है, हम द्वितीय स्तर के देश हैं। भारत सरकार ने कई बार पूछा है WHO से, आखिर भारत टायर 2 कंट्री क्यों है? WHO ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे देश पर एक ही पॉजिटिविटी रेट लगाया है, जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है, मगर भारतवर्ष जैसे 1.3 बिलियन वाली कंट्री के लिए, जहां 135 करोड़ देशवासी हो, वहां एक। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 रियासतें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हंगामा बर्पा हुआ है। इस मामले में सियासी और इंतजामी सतह पर सरगर्मियां तेजी से रोनुमा हो रही है। दिल्ली बीजेपी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं और आप हुकूमत की मजम्मत की जा रही है। वहीं तेजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक दिया गया है, जबकि दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ अगवा का मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों पंजाब पुलिस की साइबर सेल के जरिए FIR दर्ज की गई थी। उन्हें पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया था, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा पूछताछ के अमल में शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी ने आम आदमी हुकूमत पर पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद किया है। के लिए अरेस्ट किया है तेजिंदर बग्गा को एक ट्वीट करने के लिए। क्या कह के अरेस्ट किया है कि मुझे जान से मारने की धमकी। मुझे कौन? अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है। देखिए केजरीवाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, एंड आई होप आप ये दिखाएंगे। हमने पूर्व में बहुत देखा है कि आप आए दिन एक वीडियो जारी करते थे, ट्वीट करते थे और प्रेस भी करते थे, और एक वीडियो में तो अगर आपको ध्यान होगा, है मुझे मोदी जी मार देंगे। पता चलता था कि आपके खुद नाखुश कार्यकर्ता कभी आपके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कभी आपके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं,
और आप इस पूरे ड्रामा को रचते थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। देखिए, मजाक की बात तो यह है, जिस पार्टी में से अंसार और ताहिर हुसैन निकलते हैं ना, वो दूसरों को गलत नहीं बताते, अपने खुद के कार्यकर्ताओं पे लगाम है नहीं। और जहां पे आपको पुलिस मिल गई, वहां पे आपने उसका मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट करना शुरू कर दिया। और आपने तजिंदर बग्गा को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एक मुहावरा जैसा सा ट्वीट कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी ने पुलिस के गलत इस्तेमाल के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब पुलिस गैर जानिबदाराना काम कर रही है। मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? इनको सम्मन देने आई थी? इनको सम्मन दिया गया, उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मन दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर इनके पक्ष में जरा सी भी गुंजाइश होती तो ये लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट तक होके आ गए, एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश की, अरेस्ट रुकवाने की कोशिश की। इनको किसी कोर्ट के अंदर कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद जो है इनको अरेस्ट किया गया है। और ये बीजेपी का ये कहना कि ये द्वेष की राजनीति के कारण हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्टेट मशीनरी का फायदा उठाती रही है, इसका दुरुपयोग करती रही है। जिस राज्य में बीजेपी का चुनाव होता है उस राज्य में विपक्षी पार्टी के नेता के घर ईडी का छापा पड़ना, पुलिस के द्वारा अरेस्ट होना, इनकम टैक्स की रेड होना, एनआईए के सम्मन आना, यह आम बात है। यह बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है। बीजेपी ने हमेशा से अपने खिलाफ लोगों को इस तरीके से डराया, धमकाया और पुलिस का इस्तेमाल किया है। और कोई पार्टी जो है अगर निष्पक्षता से भी काम करती है तो बीजेपी के मन में जो मैल है, जो इनके मन में जो द्वेष है, उसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी कहीं हमारी तरह तो नहीं हो गए हैं। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, पुलिस जो है निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां ओबीसी आबादी और रिजर्वेशन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पसमानदा तबकात कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर मध्य प्रदेश में अब 27% ओबीसी रिजर्वेशन से बढ़ाकर 35% दिए जाने की जहां दलील पेश की, वहीं मध्य प्रदेश पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत ने उनसे इस मौजू पर न तो कोई बात की है और न ही सूबे में ओबी आबादी को लेकर कोई सर्वे कराया गया है। पसमानदा तबकात कमीशन ने हुकूमत ओबीसी को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। ने पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी जो आयोग ने सौंप दी है, हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35% की मांग की है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो 35% के लिए इतनी बड़ी मांग उन्होंने की है और न्यायालय में भी हम इसी पक्ष को रखने वाले हैं जो आयोग ने रिपोर्ट। जबकि मैं पिछले वर्ग का अध्यक्ष हूं, न हम लोगों से न विपक्ष से किसी से कोई राय नहीं ली, और ऐसा लगता है इन्होंने गलत सलत जानकारियां माननीय उच्च न्यायालय देने का प्रयास किया है। ये आंकड़े इन्होंने कहां से एकत्र किए हैं? क्या मतदाता सूची से आंकड़े एकत्र किए गए? कहीं तो सर्वे होता हुआ दिखा नहीं है। मुझे लगता है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को ठगने का कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को दिया गया था, उससे कम किसी भी का स्वीकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी मंसूबे अपने पूरा नहीं कर पाएगी। पिछड़ा वर्ग अपना हक लेकर रहेगा।
तो नाजरीन, बुलेटिन में वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल करते हैं आपका और फिर बताते हैं आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में माहौल खराब करने की साजिश का इंकिशाफ अब हो चुका है। समाज दुश्मन अनासर ने माहौल को खराब करने की नीयत से हनुमान मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। सीसीटीवी की मदद से पता चला कि सतीश चौहान नामी मुलजिम ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की थी। मुलजिम सतीश बीजेपी के एक बड़े लीडर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम सतीश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार की तनकीद की है और सवाल किया है कि फसाद भड़काने की साजिश करने वाले मुलजिम के घर पर अब तक बिलडोजर क्यों नहीं चला। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात आइंदा साल होंगे, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारियों में अभी से जुट गई है। तेलंगाना कांग्रेस दाखिली खींचतान का शिकार है और माना जा रहा है कि राहुल तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कोई फॉर्मूले दे सकते हैं। राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंचेंगे। आज शाम राहुल वरंगल में एक रैली से खिताब करेंगे। 7 मई को पार्टी दफ्तर में राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, जिसकी मुखालिफत युवा कांग्रेस के कारकुनान ने की और गिरफ्तार भी हुए। राहुल गांधी उन गिरफ्तार पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात कर सकते हैं। और नाजरीन, आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। युगा लैब्स को अदर साइड वर्चुअल लैंड सेल से $400 मिलियन मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अदर साइड की लैंड डीड के लिए 55,000 से ज्यादा के नॉन फंजिबल टोकन्स NFT की नीलामी शुरू कर रही है, जिससे इसे $300 मिलियन मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद एप कॉइन के वैल्यू में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि नीलामी के बाद मूल्य में गिरावट आ सकती है। हालांकि अदर साइड ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि गेमिंग में ये क्या कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे लेकर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई है। ये युगा लैब्स के लिए अपने हाईली एक्सक्लूसिव ऐप NFTs से परे NFTs के लिए एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म बनाने का एक अच्छा मौका है। ये प्लेटफॉर्म दूसरे पॉपुलर NFT कलेक्शंस जैसे वर्ल्ड ऑफ विमेन और कूल कैट्स को इंटीग्रेट करेगा। इसका मतलब यह है कि इनके NFT होल्डर्स अदर साइड में अपने कैरेक्टर में रहकर खेल सकते हैं। बंगाल के ठग को लोगों से 3,000 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देश के अब तक के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी मामलों में से एक में बरेली पुलिस ने वेस्ट बंगाल बेस्ड मंजरुल इस्लाम द्वारा संचालित किए जा रहे एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसने पूरे देश में करीब 3,000 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। राज्य के साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसों को क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी के रूप में चाइना, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में ट्रांसफर किया गया था। कहा जा रहा है कि मंजरुल के गिरोह ने कोरोना काल के दौरान जॉब क्राइसिस का फायदा उठाया, जब कई लोगों की नौकरी चली गई थी। गिरोह ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ई-वॉलेट जैसे बड़े नामों का हवाला देते हुए नौकरी चाहने वालों को रोजगार देने का वादा किया और इस प्रक्रिया में उनसे करोड़ों की ठगी की। लखनऊ में साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स ने कहा कि आरोपी को अक्टूबर 2021 में बरेली में एक महिला के साथ 2.1 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित को एक ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का विज्ञापन मिला, फिर एक व्हाट्सएप नंबर की तरफ से डायरेक्ट किया गया और लिंक क्लिक करने के बाद एक ऐप पर लैंड करवाया गया। यहां पर विक्टिम से $100 के फी के साथ जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक क्लिक करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसकी एवज में उन्हें $200 देने का वादा भी किया गया और उनके लिए एक ई-वॉलेट क्रिएट भी किया गया। महिला उस पर इन्वेस्ट करती रही और 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई।
फ्रॉडर्स ने ऐसे बल्क मैसेजेस भेजकर देश के लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। माना जा रहा है कि ठगी के पैसों को ई वॉलेट बनाकर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल के लेंडिंग पूल्स हैक होने से $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल से संबंधित लेंडिंग पूल्स डेफी हैक के नए शिकार हैं। वो ब्लॉकचेन की टीम के अनुसार 2 प्रोटोकॉल से संबंधित मल्टीपल पूल्स पर हमला किया गया है। इससे $80 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। फी प्रोटोकॉल की टीम ने अटैक की खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने तो ये तक ऑफर दे डाला कि अगर अटैकर्स ने उन्हें ये बताए कि सिस्टम में कहां कमी है तो वे बिना कोई सवाल पूछे उन्हें $10 मिलियन देंगे। ये $10 मिलियन बचे हुए यूजर्स फंड वापस करने के लिए भी एक्सप्लॉइटर्स को दिए जाएंगे। रारी कैपिटल और फी प्रोटोकॉल दोनों पर $80 मिलियन का ये अटैक नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर्ड लेजरस ग्रुप द्वारा किए गए रिकॉर्ड तोड़ $615 मिलियन एक्सी इन्फिनिटी हैक के ठीक 1 महीने बाद हुआ। चैनलिसिस की एक रिपोर्ट की माने तो 2021 हैकर्स के लिए शानदार रहा, जहां वे $3.2 बिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी हैक करने में कामयाब रहे। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एनकाउंटर के ताल्लुक से पहलगाम एनकाउंटर के दौरान अब दूसरे मिलिटेंट की हलाकत हुई है। यानी अब तक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस और फौज ने इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है। तो ये खबर आपको जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम से बताई जा रही है, जहां पर पहलगाम एनकाउंटर में अब दूसरे मिलिटेंट की हलाकत हुई है। यानी अब 2 मिलिटेंटों की हलाकत इस एनकाउंटर के दौरान हुई है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। पुलिस और फौज ने इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है। इससे पहले हमने आपको इसी खबर के ताल्लुक से एक और ब्रेकिंग बताई थी, जहां पे एक मिलिटेंट की हलाकत की खबर आपको बताई थी, और अब बताया जा रहा है कि अब दूसरे मिलिटेंट की भी हलाकत हुई है और अब टोटल जो मिलिटेंटों की हलाकत है वो 2 हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और फौज ने इलाके को मुहासरे में लिया।